जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती और इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के चीफ ऑडिटर इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भाषणों के विश्लेषण की श्रृंखला के दूसरे भाग को लेकर आए हैं। भाषणों के विश्लेषण की ऑडियो वीडियो की श्रृंखला में कुछ कमियां हो सकती है, हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन भाषण की मूल भावना सही रहे, ये ध्यान में रखा गया है। ये श्रृंखला का यह दूसरा विश्लेषण महाड सत्याग्रह के बारे में ही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग जो स्वच्छ साफ पानी का अधिकार पाने के लिए हमारे उनके को सड़कों पर खून बहाना पड़ा था। भूखे रहकर, प्यासे रहकर, डटे रहे, हक के लिए लड़ते रहे, अदालतों के चक्कर काटने पड़े, जेलों में जाना पड़ा, तब जाकर लगभग 1.5 दहाके की लड़ाई के बाद लोगों को साफ पानी के तालाबों से पानी पीने का हक मिला। अब वह पानी के आंदोलन से आगे बढ़कर पूरे भारत के दलित समाज के लिए समानता पाने का संघर्ष बन गया था। बाबा साहेब ने कहा था, आपने इतिहास को भुलाना नहीं चाहिए। जो भूल जाते हैं वे लोग आपने नया इतिहास बना नहीं सकते। पहले की तरह हमारे महाड सत्याग्रह भाग 2 के पाठ्यक्रम के विश्लेषण को हमारे 2 सहयोगियों ने आवाज दी है। चलो हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का महाड सत्याग्रह। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो महाड सत्याग्रह अम्बेडकर का सामाजिक क्रांति का आह्वान किताब के कुछ अंशों और उस समय की पुलिस रिपोर्ट्स पर आधारित है। हाँ, ये स्रोत हमें उस समय की तस्वीर काफी साफ दिखाते हैं। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि महाड में वो जो चौदार तालाब से पानी लेने का संघर्ष था, वो कैसे सिर्फ पानी की लड़ाई न होकर मतलब एक सामाजिक बराबरी और इंसानी हकों की बड़ी लड़ाई बन गया। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मार्च 1927 में, है ना? महाड में जो तब कोलाबा जिले में था। जी हाँ। वहाँ दलित समुदाय के लोगों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी लेने से रोका गया, और सिर्फ रोका नहीं गया, उनके साथ बुरा बर्ताव भी हुआ। हाँ, और यहाँ एक पेच है। मतलब दिलचस्प बात यह है कि महाड की जो नगर पालिका थी उसने तो 1924 में ही, मतलब 3 साल पहले ही, एक प्रस्ताव पास करके तालाब को सबके लिए खोल दिया था। अच्छा, 3 साल पहले। हाँ। लेकिन फिर देखिए सामाजिक दबाव कैसे काम करता है। अगस्त 1927 आते आते उन्होंने अपना ही प्रस्ताव रद्द कर दिया। अरे, मतलब पहले इजाजत दी, फिर वापस ले ली। बिल्कुल, कागज पर अधिकार था पर जमीन पर नहीं। इसी नाइंसाफी के खिलाफ फिर आवाज उठी। जाहिर है। हाँ? तो फिर अंबेडकर जी और उनकी सभा ने क्या किया? हाँ, तो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बम्बई में जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी उसने मोर्चा संभाला। जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर 1927 में कई मीटिंग्स हुई। बम्बई में? हाँ, बम्बई में। उनमें महाड में जो हुआ उसकी निंदा की गई, वॉलंटियर्स भर्ती किए गए, और फिर ये तय हुआ कि 25-26 दिसंबर को महाड में सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह यानी शांतिपूर्ण विरोध। जी, सच पर टिके रहकर। लेकिन जो रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू थे उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। रोका होगा उन्होंने। रोकने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, 12 दिसंबर 1927 को तो डॉक्टर अंबेडकर और बाकी दलित नेताओं के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस भी दायर कर दिया। केस किस बात का? दावा ये किया कि तालाब तो उनकी निजी संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, तो मतलब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई। हाँ, और कोर्ट ने भी देखिए 14 दिसंबर को एक अंतरिम निषेधाज्ञा, मतलब एक टेम्परेरी रोक लगा दी। किस चीज पर रोक? आदेश ये था कि डॉक्टर अंबेडकर और कोई भी दलित व्यक्ति जब तक मुकदमा चल रहा है चौदार तालाब पर नहीं जा सकता, ना ही उससे पानी ले सकता है। ये तो अजीब तर्क हुआ। जज ने क्या कहा? जज थे जीवी वैद्य। उनका कहना था कि सालों से जो यथास्थिति चली आ रही है उसे बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, और ये भी कहा कि इससे सवर्ण हिंदुओं को कठिनाई होगी और पानी दूषित हो जाएगा। पानी दूषित हो जाएगा मतलब छुआछूत वाली मानसिकता साफ दिख रही है। बिल्कुल। तो एक तरफ समाज का विरोध, दूसरी तरफ कोर्ट की रोक। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। इसके बावजूद वो सम्मेलन हुआ 25 दिसंबर वाला। हुआ, और यही तो बड़ी बात है। 25 दिसंबर 1927 को महाड में सम्मेलन हुआ। सोचिए, हालात इतने खराब थे कि सम्मेलन के लिए जगह मिलना मुश्किल हो गया था। कोई जमीन देने को तैयार नहीं था। हाँ, स्थानीय लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। डर था शायद। फिर भी
जैसे तैसे इंतजाम हुआ और लगभग 15,000 लोग वहां जमा हुए। 15,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है उस वक्त के हिसाब से। जबरदस्त मोबिलाइजेशन था ये, लोगों का जज्बा दिखाता है। और इसी सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने वो अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उन्होंने क्या कहा था मुख्य रूप से? उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए ये सत्याग्रह सिर्फ तालाब से पानी पीने के लिए नहीं है, पानी तो बस एक प्रतीक है। तो असल मकसद क्या था? असल लड़ाई है नागरिकों के तौर पर, इंसानों के तौर पर अपने बराबरी के हक को स्थापित करने की। ये समानता की लड़ाई है। उन्होंने सीधे जाति व्यवस्था पर हमला बोला। जाति व्यवस्था पर? हाँ, कहा कि सिर्फ छुआछूत मिटाना काफी नहीं होगा, इस पूरी जाति व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ना होगा। और इसके लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देने की भी बात कही। अंतरजातीय विवाह, ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार था उस समय। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, स्वावलंबन। मतलब दलितों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, किसी और के भरोसे नहीं रहना। तो ये सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं थी उनके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंबेडकर ने इसे पूरे हिंदू समाज और बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक सामाजिक क्रांति कहा। एक ऐसी क्रांति जो सबको बराबर अवसर देगी और इंसान की बनाई हुई ये जो दीवारें हैं इन्हें तोड़ेगी। मतलब देश की तरक्की के लिए जरूरी माना इसे। हाँ, उनका मानना था कि जाति खत्म किए बिना एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। अच्छा, उस भाषण के बाद भी कुछ हुआ था ना, मनुस्मृति को लेकर? जी हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। भाषण के बाद श्री GN सहस्त्रबुद्धे, जो खुद एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मनुस्मृति के कुछ हिस्से पढ़े। कौन से हिस्से? वो हिस्से जिनमें शूद्रों के साथ भेदभाव करने और उन्हें नीचा दिखाने की बातें लिखी थी। ओह, और फिर? उसके तुरंत बाद सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें मनुस्मृति और ऐसे दूसरे हिंदू ग्रंथों की जो इंसानी हकों का उल्लंघन करते हैं, उनकी कड़ी निंदा की गई और उन्हें प्रतीक के तौर पर जलाने का फैसला हुआ। मनुस्मृति को जलाना, ये तो मतलब सीधे सीधे धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना हुआ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा, बहुत प्रतीकात्मक कदम था। ये उस सोच को सीधी चुनौती थी जो जन्म के आधार पर गैर बराबरी को सही ठहराती थी। और साथ में एक और घोषणा हुई थी शायद। हाँ, ये घोषणा भी हुई कि सभी हिंदुओं को एक ही वर्ण का समझा जाना चाहिए, मतलब जातिगत ऊंच नीच खत्म हो। तो अगर हम सार देखें तो महात सत्याग्रह सिर्फ एक तालाब का झगड़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने जो सामाजिक गैर बराबरी और नाइंसाफी के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष छेड़ा था, उसका एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि कैसे स्थापित मान्यताओं, कानूनी अड़चनों, सामाजिक विरोध के बावजूद, हाँ, कैसे मजबूत नेतृत्व और लोगों की एकजुट इच्छा शक्ति से अपने बुनियादी इंसानी हकों के लिए आवाज उठाई जा सकती है और उठाई जानी चाहिए। ये बातें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। और यहीं से शायद एक सवाल आज के लिए भी उठता है ना? जब हम आज भी बराबरी और न्याय की बात करते हैं, हाँ। तो महाड़ सत्याग्रह के जो सिद्धांत है, खास तौर पर जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, उन पर सवाल उठाने की हिम्मत और बिना किसी भेदभाव के सबके लिए इंसानी गरिमा सुनिश्चित करने का जो आह्वान है, वो आज हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं, ये सोचने वाली बात। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमारा आज के भाषण का विश्लेषण खत्म होता है। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और मुझे नीरजा भारती को इजाजत दो। हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के महाड़ सत्याग्रह पर भाषण का आगे के पार्ट का विश्लेषण एक नए ऑडियो वीडियो में लेकर आएंगे। आप इन्हें देखते रहें, लाइक, शेयर, कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा और इसे सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करते रहें। आप अपना इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल देखते रहें। तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।